नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत स्वागत। आज आपने पढ़ाई तो नहीं की होगी, होली खेली होगी पूरे दिन। अब होली का त्यौहार भी गया और अपने खूब सारी वैकेंसियाँ भी आ भी चुकी है, आने वाली भी है। और अपना मुख्य उद्देश्य रहेगा सीईटी का। तो हम पिछले कुछ दिनों से मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। उसी मेवाड़ के इतिहास में हमने कल की वीडियो में जो राजा पढ़ा हुआ था लाखा, हम महाराणा लाखा तक पढ़ चुके थे। लाखा की जानकारी हम जो थी वो पिछली क्लास में हमने पूरी कर ली थी। अब हम लाखा के आगे का इतिहास शुरू करेंगे। आज के जो अपने आज का टॉपिक रहेगा वो अपने महाराणा मोकल। महाराणा मोकल, इनका शासनकाल है वो 1421 से 33 तक, 1421 से लेके 33 तक। कल हमने पढ़ा था कि भी मारवाड़ के राव चुंडा की बेटी हंसाबाई की शादी लाखा के साथ होती है। एक शर्त के ऊपर शादी होती है कि हंसाबाई का जो भी बेटा होगा वो अगला मेवाड़ का राजा बनेगा। हंसाबाई से जो बेटा होगा उसका नाम था मोकल। स्वाभाविक सी बात है, अगला राजा कौन बनेगा? मोकल। जब मोकल उस समय छोटे थे और मोकल का जो संरक्षक बना था वो था चुंडा। हमने कल पढ़ा था कि चुंडा ने अपने राज्य का त्याग कर दिया था और उसने कहा था मैं अपने सौतेले भाई का क्या करूंगा, संरक्षक बनूंगा, उसकी देखभाल करूंगा। जब चुंडा मोकल के संरक्षक बने हुए थे, मोकल को राजकाज के बारे में बता रहे थे, उनको समझा रहे थे, तो इस बात की थोड़ी ईर्ष्या हुई हंसाबाई को। हंसाबाई को ये थोड़ा सही नहीं लगा भी चुंडा मेरे बेटे के ऊपर रोज जमा रहा है। तो हंसाबाई के मन में ये कहीं ना कहीं ये था कि चुंडा के मन में अब भी कहीं ना कहीं ये है कि वो अपना राज्य वापस प्राप्त कर ले। तो उसने चुंडा से कहा, चुंडा जी अब आप मोकल को मत समझाइए, वो थोड़ा बड़ा हो गया और अपने आप राजकाज संभाल लेगा। तो चुंडा ने कहा भी मैं इसको थोड़े दिन और समझा देता हूँ, शायद और कुछ कहानियाँ समझ में आ जाए और अच्छे से समझ लेगा तो राजकाज अच्छा चला लेगा। लेकिन हंसाबाई ने कहा कि अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। इसी बात पे हंसाबाई और चुंडा के बीच में थोड़ा विवाद हुआ था। तो चुंडा मेवाड़ छोड़कर अपने मेवाड़ के पास एक जगह पड़ती मालवा, मालवा के होसन शाह के पास चले गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने नौकरी करनी शुरू कर दी थी। अब जब चुंडा चले गए और मुगल से राजकाज नहीं संभला तो हंसाबाई के मन में यह है भी चुंडा ही थे जो यहाँ पर अपना राजकाज संभाल रहे थे। तब उसने अपने भाई रणमल को, हंसाबाई का भाई कौन था अपने? रणमल। रणमल से कहा कि भैया आप आओ मेरे पास, इस मोकल की थोड़ी देखभाल करो और इसको राजकाज के बारे में समझा के जाओ। हमने कल पढ़ा भी मारवाड़ में राव चुंडा के बाद राजा बना कान्हा, उसके बाद राजा कौन बन गए थे? सत्ता। हालांकि बनने कौन चाहिए थे? रणमल, लेकिन राव चुंडा ने रणमल को एक दरकिनार कर दिया था और रणमल वहां पर फ्री बैठे थे। हंसाबाई ने कहा तो मेवाड़ आ जा भाई, यहाँ पर सीटी की वैकेंसी आई हुई है, तैयारी कर ले, ढंग की नौकरी लग जाएगा। तो रणमल कहा गए अपने मेवाड़ आ गए। अब आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन कि मोकल का पहला संरक्षक कौन है? तो चुंडा। पहला संरक्षक कौन है? चुंडा। और दूसरा कौन सा है? अपने रणमल। दूसरा कौन है? एक दूसरा कौन है? रणमल। बाद में रणमल ने यहाँ पर राजकाज संभाला और जब मोकल जवान हो गए थे तब रणमल ने हंसाबाई से कहा कि बहन देख अब मोकल भी जवान हो गया है, उसने अपना राजकाज संभालना शुरू कर दिया है, तो मैं वापस चला जाऊं। अब हंसाबाई बोले ठीक है भैया अब आप वापस जाओ। तब रणमल ने कहा कि देखो पापा के बाद में कान्हा बन गए राजा, कान्हा के बाद में सत्ता बन गई, मेरा नंबर आया नहीं। तो हंसाबाई ने कहा भी इसमें तो मैं आप क्या ही कर सकती हूँ। तब रणमल ने कहा कि आप मेरे को थोड़े से सैनिक दे दो, बाकी मैं अपने आप संभाल लूंगा। कहते हैं कि रणमल यहाँ से मेवाड़ से थोड़ी सेना लेके गया था और मारवाड़ में सत्ता पे आक्रमण करता है और सत्ता पे आक्रमण करने के बाद मारवाड़ का राजा बन गया, अपने रणमल बन गया था। ये थी मोकल की थोड़ी सी शुरुआती जानकारी। और
क्या क्या किया इन्होंने। अब इसके निर्माण कार्य पढ़ लेते हैं। अब इनके निर्माण कार्य पढ़ लेते हैं। अब मोकल के निर्माण कार्य, निर्माण कार्य क्या क्या किए थे। एक तो कहते भी जो मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर था, एकलिंग जी मंदिर, एकलिंग जी मंदिर का जो परकोटे का निर्माण है, पहले हमने पढ़ा भी एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बप्पा राव ने कराया था। अब ये क्वेश्चन ये आ जाए कि भी एकलिंग जी के मंदिर के परकोटे का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, मोकल ने करवाया था। एक चित्तौड़ में एक मंदिर है समिदेश्वर मंदिर, इस समिदेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था, समिदेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण। अब बात यह आई कि अगर इन्होंने पुनः निर्माण करवाया था तो निर्माण किसने करवाया था। जब मेवाड़ में राजा थे शक्ति कुमार, हमने पढ़ा है पीछे शक्ति कुमार के बारे में। शक्ति कुमार जब राजा थे तो यहाँ पर एक परमार राजा मुंज आक्रमण करता है। कौन आक्रमण करता है, मुंज ने आक्रमण किया, और मुंज शक्ति कुमार को हराकर किस पे कब्जा कर लेता है, अपने चित्तौड़ पे कब्जा कर लेता है। मुंज के बाद में राजा बना इसका भाई सिंधुराज, और सिंधुराज के बाद सिंधुराज का बेटा राजा बनता है यहाँ पर भोज परमार, भोज परमार। कहते हैं कि इस भोज परमार की जो उपाधि थी वो थी त्रिभुवन नारायण, त्रिभुवन नारायण। इस भोज परमार ने इस समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, और जब इस मंदिर का निर्माण करवाया तब इसका नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर। क्या नाम था, त्रिभुवन नारायण मंदिर। लेकिन बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, समिदेश्वर मंदिर। निर्माण कार्य में देखना एक बार क्या क्या। एक इसने मोकल ने एकलिंग जी का जो मंदिर उसके परकोटे का निर्माण करवाया था, और चित्तौड़ में स्थित समिदेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। निर्माण किसने करवाया इसका, तो मुंज ने जब शक्ति कुमार पे आक्रमण करके मेवाड़ जीत लिया था, और मुंज के बाद यह राजा बने सिंधुराज, और सिंधुराज के बाद यहाँ पर राजा बने इसका बेटा भोज परमार, और भोज परमार की जो उपाधि थी वो थी त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण। तो इसने अपनी उपाधि पर एक मंदिर बना दिया था त्रिभुवन नारायण मंदिर। बाद में कालांतर में ये मंदिर किस नाम से जाना जाने लगा, समिदेश्वर मंदिर। ये जो बात हमें मिलती कहां पर, भी यहाँ पर मुंज ने आक्रमण किया था, शक्ति कुमार को हराया था, भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण का मंदिर का निर्माण करवाया। कहते भी पाली में एक जगह पड़ती है हस्ती कुंडी, जिसको आजकल बोलते हैं अठुंडी। हस्ती कुंडी, इस हस्ती कुंडी के अंदर एक 997 एडी का अभिलेख मिला है। ये अभिलेख है किसका, तो ये धवल राठौड़ नाम के राजा का है। किसका है, धवल राठौड़ नाम के राजा का। इसमें धवल राठौड़ कहता है कि जब मुंज ने मेवाड़ पे आक्रमण किया था तो मैंने शक्ति कुमार की सहायता की थी। तो ये बात कहां पर लिखी, अपने हस्ती कुंडी अभिलेख के अंदर क्या बात मिलती है, हमें समिदेश्वर मंदिर की जानकारी पूरी मिलती है। अब इससे एक बात और पता चलती है, हमने पढ़ा जब राजा पढ़ रहे थे अल्लट, उसके अंदर जो हमने आठपुर अभिलेख पढ़ा है उसके अंदर अल्लट की माता थी महालक्ष्मी, उसके गोत्र का पता चलता है कि वो राठौड़ वंश की थी कहीं ना कहीं। और यहाँ पर धवल राठौड़ शक्ति कुमार की सहायता कर रहा है, तो कोई ना कोई कनेक्शन तो इनके बीच में रहा होगा। तो इस बात की जानकारी में कहां से मिलती है, हस्ती कुंडी अभिलेख से मिलती है। और क्या क्या निर्माण करवाया इसने, और आगे देखें क्या क्या निर्माण कार्य है। एक इसने उदयपुर में द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया। द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण किस कहां पर करवाया,
उदयपुर में। और एक इसका मोकल का भाई था बाघ सिंह, उस बाघ सिंह के नाम पर इसने चित्तौड़ में, सॉरी द्वारकानाथ मंदिर चित्तौड़ में है, द्वारकानाथ मंदिर कहां पर अपने चित्तौड़ में है। और अपने भाई बाघ सिंह के नाम पर एक बाघेला तालाब का निर्माण करवाया, बाघेला तालाब, ये उदयपुर में है। एक इसकी रानी थी गोरामकी, उस गोरामकी के नाम पर बावड़ी का निर्माण करवाया, गोरामकी बावड़ी। अब देखो क्या क्या निर्माण कारीगर था, मैं एक बार सारे बोल देता हूँ। मोक्कल ने एकलिंग मंदिर का प्रकोटे का निर्माण करवाया, चित्तौड़ में स्थित समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाता है, और उदयपुर में चित्तौड़ में द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया, और चित्तौड़ में अपने भाई बाघ सिंह के नाम पर बाघेला तालाब का निर्माण करवाता है, और अपनी रानी गोराम्बिका के नाम पर क्या करवाता है, गोराम्बिकी बावड़ी का निर्माण करवाता है। अब थोड़ा आगे भी ये इस गोराम्बिकी बावड़ी का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, गोराम्बिकी बावड़ी का पढ़ते थोड़ा सा भी, कहाँ क्या क्या इसके अंदर। में हमें 1428 का एक अभिलेख मिलता है, सिरंगी ऋषि का अभिलेख, सिरंगी ऋषि अभिलेख। इस अभिलेख के अंदर ये बात लिखी हुई है। इस अभिलेख में क्या क्या बातें लिखी हुई है, पहली तो ये लिखी, इसमें गोराम्बिकी बावड़ी का उल्लेख मिलता है, गोराम्बिकी बावड़ी का उल्लेख, गोराम्बिकी की बावड़ी का उल्लेख। और इसमें क्या क्या जानकारी है, एक इसमें हमीर से लेकर मोक्कल तक की जानकारी है। कहां से कहां तक है, हमीर से लेकर मोक्कल तक की जानकारी, हमीर से मोक्कल तक की जानकारी। और से ये पूछ ले कोई क्वेश्चन भी, किस अभिलेख के अनुसार भी, किस अभिलेख में हमीर से लेकर मोक्कल तक की जानकारी मिलती है, कौन सी मिलती है, सिरंगी ऋषि अभिलेख में। गोराम्बिकी बावड़ी का उल्लेख हमें किस अभिलेख में मिलता है, तो सिरंगी ऋषि अभिलेख में मिलता है। कब का है ये, 1428 में। और क्या क्या बातें लिखी हुई इसके अंदर, इसमें बातें लिखी हुई हमीर ने, अमीर के किस्से, अमीर की वीरता किस्से खूब इसके अंदर लिखे हुए कि अमीर ने जीलवाड़ा जीत लिया था, इडर जीत लिया था, और इसने बिल्लों को भी हराया था। इसको हराया, बिल्लों को हराया। और क्या क्या लिखा हुआ है इसके बाद, इसमें लिखा हुआ कि हमीर के बाद राजा बने थे क्षेम सिंह, क्षेम सिंह। क्षेम सिंह ने मालवा के अम्मी शाह को हराया, मालवा के अम्मी शाह को हराया। सिरंगी ऋषि अभिलेख के अंदर गोराम्बिकी बावड़ी का उल्लेख मिलता है, हमीर से लेकर मोक्कल तक की जानकारी मिलती है। और हमीर ने कौन कौन क्षेत्र जीत लिए थे, जिलवाड़ा जीत लिया था, इटर जीत लिया था, बिल्लो को हरा दिया था। और हमीर के बाद राजा बने थे क्षेम सिंह, इस क्षेम सिंह ने किसको हरा दिया, मालवा के अम्मी शाह को हरा दिया था। और क्या बात इसके अंदर, और इसमें लाखा की बातें लिखी हुई है। और इसमें बताया कि लाखा ने, लाखा द्वारा काशी, गया और प्रयाग पर जो धार्मिक टैक्स लगता था उसको लाखा ने क्या किया, लाखा ने कराया कर मुक्त, लाखा द्वारा कर मुक्त, लाखा द्वारा कर मुक्त। कहाँ कहाँ पर टैक्स लगते हैं अपने, काशी, गया, प्रयाग। यहाँ पर जो हिंदुओं पर जो धार्मिक कर लगते थे उसको किसने बंद करा दिया, अपने लाखा ने बंद करा दिया। और क्या क्या जानकारी मिलती है इसके अंदर, और इसमें मोक्कल की एक तो नागौर विजय का उल्लेख मिलता है, मोक्कल की नागौर विजय का उल्लेख मिलता है। और एक गुजरात विजय का उल्लेख मिलता है, किसका मिलता है, गुजरात विजय का उल्लेख मिलता है। नागौर में इसने किसको हराया था, तो नागौर में इसने फिरोज खान को हराया था, किसको हराता है, फिरोज खान को हराता है। और गुजरात के अहमद शाह को हराया था, गुजरात के अहमद शाह को। तो खूब सारी जानकारियां मिलती है अपने सिरंगी ऋषि अभिलेख के अंदर।
क्या क्या जानकारी मिलती है। एक तो अपने गुलाम की बावड़ी का उल्लेख मिलता है, हमीर से लेकर मोकल तक की जानकारी मिलती है। भी हमीर की जिलवाड़ा, इडर और बिल्लो को हराने की जानकारी कहाँ से मिलती है अपने, तो श्रृंगेरी अभिलेख से मिलती है। और छेम सिंह द्वारा मालवा के अम्मी शाह को हराने की जानकारी कहाँ मिलती है, अपने श्रृंगेरी अभिलेख के अंदर मिलती है। काशी, गया, प्रयाग के धार्मिक करों को कर मुक्त कराने वाले राजा कौन थे, लाखा, इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो श्रृंगेरी अभिलेख के अंदर मिलती है। और मोक्कल की नागौर विजय और गुजरात विजय के में भी इसकी जानकारी मिलती है। और ये बताया कि नागौर में इसने किसे हराया था, फिरोज खां को हराया था। और गुजरात में इसने किसको हरा दिया था, अहमद शाह को। एक कहते भी इस अभिलेख के अंदर मोक्कल के तुलादान का उल्लेख है, मोक्कल के तुलादान का उल्लेख मिलता है। और पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में इसने तुलादान किया था, ब्रह्मा मंदिर में। कहते भी तुला मतलब सिक्कों के बराबर तोलना, किसी इंसान को सिक्कों के बराबर तोल के जो भी पैसे थे वो जनता में बांट दिए जाते थे। इसमें मोक्कल की तुलादान को उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो श्रृंगेरी अभिलेख के अंदर मिलता है। तो खूब सारी जानकारी है जिसके इस अभिलेख के अंदर अच्छे से पढ़ना, इस अभिलेख को क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ से खूब सारे फैक्ट बनते हैं यहाँ पर। अब जब हमने बात की यहाँ पर अहमद शाह की, किसकी बात की यहाँ पर, अहमद शाह को जब ये हराता है तो कहीं ना कहीं अहमद शाह के मन में ये विचार था कि मैं मेवाड़ पे वापस आक्रमण करूं और मोक्कल को हराऊंगा। तो कहते हैं भी अपने राजसमंद में एक जगह पड़ती है जीलवाड़ा, जीलवाड़ा कहां पर, अपने राजसमंद में। कहते हैं कि अहमद शाह अपनी सेना लेकर आया लेकिन मोक्कल पहले ही जीलवाड़ा जाकर बैठ गया था। तो यहाँ पर युद्ध होता है जीलवाड़ा के किस किस के बीच हुआ था, मोक्कल और अहमद शाह। जब यहाँ पर मोक्कल पहले ही आके बैठ गया था तो हमने पीछे नाम पढ़ा था छेम सिंह। उस छेम सिंह के 10 ही पुत्र थे, 2 चाचा व मेरा, नाम भी ये चाचा मेरा, मेरा चाचा नहीं, चाचा व मेरा, ये उसके छेम सिंह के 10 ही पुत्र। चाचा और मेरा किसके पुत्र अपने, हमने पढ़ा भी छेम सिंह जिसने अम्मी शाह, मालवा के अम्मी शाह को हराया था, उसके दोनों बेटे थे। एक इनके साथ था महपा कुंवर, ये 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे, चाचा, मेरा और महपा कुंवर। कि जब अहमद शाह इधर से आने से पहले ही इन तीनों ने मिलकर किसकी हत्या कर दी थी, मोक्कल की हत्या कर दी थी। युद्ध से पहले ही मोक्कल की क्या कर दी, हत्या कर दी थी। कहते भी जब ये युद्ध, जब मोक्कल की हत्या कर रहे थे तो इसका बेटा था कुंभा, जो हम आगे पढ़ेंगे, कुंभा वही था, लेकिन कुंभा ने चपले ली हाथ में और वापिस आ गया मेवाड़ अपनी दादी हंसाबाई के पास। जब राजा ही मर गए तो सेना वापिस आई। तब मोक्कल की पत्नी थी कर्मावती ने पूछा वापिस कैसे आ गए, तो उसने कहा हमारे जो राजा जी थे वो तो वीरगति को प्राप्त हो गए, अब हम कैसे लड़ेंगे। बोले मैं लड़ूंगी, तुम मेरे साथ चलो। कहते कर्मावती सेना लेकर वापस जाती है और अहमद शाह के साथ क्या करती है, युद्ध करती है और अहमद शाह को हरा देती है। जिलवाड़ा कहाँ पड़ता है, अपने राजसमंद में। युद्ध किसके बीच हो रहा है, मोक्कल और अहमद शाह के बीच में। मोक्कल की हत्या किसने कर दी थी, चाचा मेरा और महपा कुंवर ने। सेना वापस लौटती है लेकिन कर्मावती सेना को लेकर वापस जाती है जिलवाड़ा और किसको हरा देती है, अपने अहमद शाह को हरा देती है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, तो आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को शेयर करें। हम अपने चैनल के माध्यम में पूरी राजस्थान की हिस्ट्री करेंगे, पूरी राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर करेंगे और पूरी पॉलिटी करेंगे और पूरी ज्योग्राफी करेंगे। मान लें राजस्थान के जीके वाला पोर्शन हम पूरा अपने इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। और हम थोड़े दिनों के बाद इंडिया हिस्ट्री की भी क्लासें अपने चैनल के ऊपर लगाने लग जाएंगे। तो इसलिए हम अपने चैनल बने रहिए और अपनी अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।